हेलो फ्रेंड्स, प्लास्टिक एनालिसिस के लास्ट 13 वीडियोस में हमने प्लास्टिक थ्योरी क्या होती है इसको डिस्कस किया था। प्लास्टिक बेंडिंग को मैंने आपको डिटेल में बताया था और फिर मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में हमने डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था कि जिस तरह से किसी भी स्ट्रक्चर का अगर हम इलास्टिक एनालिसिस करते हैं तो फिर दो तरह की अप्रोच होती थी। कौन कौन सी अप्रोच? एक स्टैटिक अप्रोच होती थी और एक काइनेमेटिक अप्रोच होती थी। मतलब हम स्टैटिक मेथड अप्रोच में कुछ मेथड होते थे, उसके बेसिस पे हम स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते थे, या फिर काइनेमेटिक अप्रोच में कुछ मेथड होते थे, उनके बेसिस पे हम किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते थे इलास्टिक थ्योरी में। सिमिलरली प्लास्टिक एनालिसिस अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर का करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी दो तरह की अप्रोच होती हैं, एक स्टैटिक अप्रोच और एक काइनेमेटिक अप्रोच। स्टैटिक अप्रोच को मैंने डिस्कस किया था प्लास्टिक एनालिसिस के 12th पार्ट में, और काइनेमेटिक अप्रोच को डिटेल में आपको बताया था प्लास्टिक एनालिसिस के 13वें पार्ट में। अब आज हम इन दोनों अप्रोच को किस तरह से यूज़ करते हैं, मतलब क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं इन अप्रोच के बेसिस पे, उनको डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करता हूं, और सबसे पहले आज हम स्टैटिक अप्रोच की बात करते हैं। मतलब स्टैटिक मेथड जिसे आप इक्विलिब्रियम मेथड बोलते हैं, उसके बेसिस पे किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा कि एनालाइज द कंटिन्यूअस बीम एज शोन इन फिगर फॉर स्पैन ए बी MP की वैल्यू। मतलब ये एक कंटिन्यूअस बीम है जिसके दोनों एंड फिक्स हैं और इंटरमीडिएट सपोर्ट B जो है वो रोलर सपोर्टेड है। ठीक, अब इस बीम के दो स्पैन हैं, तो जो फर्स्ट स्पैन है AB, इसका प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, जिसे आप MP बोलते हैं, वो 120 किलोमीटर मीटर है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो I है। ठीक, उसी तरह से जो BC पोर्शन है, इस BC पोर्शन के लिए जो प्लास्टिक मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी है MP वो 90 किलोमीटर मीटर है, और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/2 है। मतलब जितना AB का था उसका हाफ BC पोर्शन का है। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर का एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं, तो मुझे इक्विलिब्रियम मेथड या स्टैटिक मेथड के थ्रू अगर इस स्ट्रक्चर का प्लास्टिक एनालिसिस करना है तो सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये स्ट्रक्चर कितने डिग्री का इनडिटर्मिनेट है। तो देखिए यहाँ पे A एंड फिक्स्ड एंड है और C एंड भी फिक्स्ड है, और मुझे पता है कि फिक्स्ड एंड पे 3 सपोर्ट रिएक्शंस होती हैं। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा, मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस भी नहीं आएंगी, तो फिर यहाँ पे जो रिएक्शन कंपोनेंट हैं A एंड पे वो 2 हैं, और उसी तरह से C एंड पे भी रिएक्शन कंपोनेंट 2 हैं। ठीक, और एक रिएक्शन कंपोनेंट रोलर सपोर्ट इंड्यूस करेगा, मतलब टोटल रिएक्शन कंपोनेंट हो गए 5, और अवेलेबल इक्वेशंस जो होंगी वो हो जाएंगी 2, सिग्मा m इक्वल टू 0 और सिग्मा v इज इक्वल टू 0। सिग्मा h इक्वल टू 0 यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी इंड्यूस नहीं होगी। ठीक, नंबर ऑफ अननोन 5, अवेलेबल इक्वेशन 2 मीन्स दिस कंटिन्यूअस बीम इज इनडिटर्मिनेट ऑफ 3rd डिग्री। अगर ये स्ट्रक्चर 3rd डिग्री का कंटिन्यूअस बीम है, मतलब जब 4 प्लास्टिक हिंज फॉर्म होंगी तब मैकेनिज्म बनेगा और तब ये स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा। ठीक, अब देखिए उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। मैंने लिखा द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द गिवन बीम इज 3, सो द नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस रिक्वायर्ड फॉर कोलैप्स इज 4। क्लियर? मतलब इस स्ट्रक्चर को कोलैप्स होने के लिए जो प्लास्टिक हिंज की रिक्वायरमेंट है वो है 4। ठीक, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये कंटिन्यूअस बीम है, और कंटिन्यूअस बीम में मुझे पता है कि अगर एक पोर्शन भी फेल हो जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि पूरा का पूरा कंटिन्यूअस बीम फेल हो गया। मतलब अगर एक पोर्शन फेल हो गया तो भी पूरा स्ट्रक्चर फेल हो गया, और अगर BC पोर्शन फेल होता है तो भी हम ये मान लेते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर फेल हो गया। ठीक है, इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे आगे लिखा कि अनलेस ए पार्शियल फेलियर ड्यू टू कोलैप्स ऑफ स्पैन AB एंड BC ऑकर्स। तो इस बात की पॉसिबिलिटी होती है कंटिन्यूअस बीम के अंदर कि उसमें एक पोर्शन फेल हो जाए, और अगर एक पोर्शन फेल होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि 4 प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो सकता है कि 3 प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो और एक पोर्शन फेल हो जाए।
क्लियर। और इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस मेथड की शुरुआत करते हैं। स्टैटिक मेथड मैंने लिखा, इक्विलिब्रियम मेथड, और हम ये एज्यूम करते हैं कि पहले फेल हो रहा है, और अगर पोर्शन फेल हुआ तो फिर एट द टाइम ऑफ फेलियर जो उसका बेंडिंग डायग्राम होगा वो किस तरह का होगा, हम उसकी बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था स्टैटिक मेथड में 6 स्टेप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट 4 स्टेप्स थे उनको क्लब कर दिया। ठीक, क्या सबसे पहले तो हम इस ए बी जो पोर्शन है इसके लिए एक डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब सिंपली सपोर्टेड आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो उसका बेंडिंग डायग्राम बनता है सेकंड स्टेप में, वो ये बना दिया मैंने। थर्ड स्टेप में जो रिडंडेंट्स होते हैं उसके कारण बेंडिंग डायग्राम बनाते हैं, तो वो मैंने बना दिया। और फोर्थ स्टेप में उसको ओवरलैप कर देते हैं, मतलब जो ओवरलैप होने के बाद रिजल्टेंट बेंडिंग डायग्राम है वो मैंने यहाँ बना दिया। क्लियर। तो 4 स्टेप को क्लब करके ये बेंडिंग डायग्राम मुझे मिल गया इस ए बी पोर्शन के लिए। अब मुझे पता है कि ये ध्यान रखना कि जब स्ट्रक्चर कोलैप्स करता है तो फिर 3 जगह प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म होंगी इस ए बी पोर्शन में। ठीक है। अब ए बी पोर्शन ये अगर इसकी बात करता हूँ तो 2 डिग्री का इंडिटरमिनेट है, मतलब 3 प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएंगे। अगर मैं सिर्फ ए बी पोर्शन की बात करूं तो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, मतलब 3 प्लास्टिक हिंज बनेंगी। तो वो 3 प्लास्टिक हिंज कहाँ कहाँ बनेंगी, इस सपोर्ट पे, डी पॉइंट पे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट रोड लग रहा है, और बी पॉइंट पे। ठीक है। अब मुझे ये पता है कि ए बी पोर्शन का जो प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है एमपी की जो वैल्यू है वो 120 है। तो मैंने ए पे एमपी की वैल्यू 120 लिख दी, और जो डी पॉइंट पे बेंडिंग की वैल्यू है 120 वो लिख दी। ठीक, मतलब डी पॉइंट पे भी प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गई। अब ये जो बी पॉइंट है इसकी जो मोमेंट रजिस्टरिंग कैपेसिटी आप एज्यूम करोगे, एमपी को कंसीडर करोगे, वो 90 करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पोर्शन मीट कर रहा है। तो फिर ये वाला जो पोर्शन है उसका आई जो है वो हाफ है, तो फिर इस जॉइंट पे जो एमपी की वैल्यू होगी वो लीस्ट कंसीडर करोगे, मतलब 90। ठीक है, मतलब ए बी पोर्शन का जो प्लास्टिक स्टेज में बेंडिंग डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का होगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कंसीडर द कोलैप्स कंडीशन ऑफ स्पैन ए बी, कि कोलैप्स के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ कोलैप्स जो ए बी पोर्शन का बेंडिंग डायग्राम होगा वो ये है। ठीक, अब इस बेंडिंग डायग्राम से हम कोलैप्स लोड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है स्पैन ए बी, और इस स्पैन ए बी के लिए कोलैप्स लोड कितना होगा वो आपको बताता हूँ। तो देखिए 5th पॉइंट में मैंने आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला था। तो देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगी उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो बेंडिंग है इसकी वैल्यू हम जानते हैं WAB/L होगी। तो देखिए अगर मैं ए बी पोर्शन के लिए ये बेंडिंग की बात करूँ तो AB/L मतलब W इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 10, मतलब ये हो गया 2.4 W। क्लियर। अब यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखिए। तो मैं इस लाइन के, ये जो बेस लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो डिस्टेंस है ये 90 हो जाएगा और ये 120 है। बस मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये जो डिस्टेंस है इसको मैं x बोल देता हूँ। क्लियर। तो देखिए इस x को कैलकुलेट करना है तो हम सिमिलर ट्रायंगल से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 120 माइनस 90 मतलब ये हो गया 30। तो ये डिस्टेंस हो गई 30 अपॉन 10 इज इक्वल टू ये डिस्टेंस x और ये है 4, तो x/4। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू हो गया 30/10 इंटू 4। क्लियर। तो मैं यहाँ पे इन वैल्यूज़ को लिख देता हूँ। तो क्या लिखूँ, 120 प्लस 90 प्लस x मतलब 30/10 इंटू 4। क्लियर। अब ये वैल्यू हो गया 210 और ये हो गया 12, मतलब ये वैल्यू हो गई 222 इज इक्वल टू 2.4 W। क्लियर। और यहाँ से W की वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो अब इस W को मैं WC बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ कोलैप्स
को जो लोड होगा उसको हम WC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको मैं WC बोलता हूँ और WC की जो वैल्यू आएगी विच इज़ 92.5 किलो न्यूटन। क्लियर? मतलब AB स्पैन अगर कोलैप्स करता है तो उसके लिए जो कोलैप्स लोड की वैल्यू होगी वो 92.5 किलो न्यूटन होगी। क्लियर? अब आगे चलते हैं और BC पोर्शन की बात करते हैं कि ये जो BC पोर्शन है अगर ये कोलैप्स करेगा तो फिर उस टाइम पे क्या कंडीशन होगी, हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए ये जो पोर्शन BC है इसमें जब 3 प्लास्टिक हिंज फॉर्म होंगी तो ये कोलैप्स कर जाएगा। तो फिर वो 3 प्लास्टिक हिंज कहाँ कहाँ फॉर्म होंगी उसकी बात करते हैं। तो देखिए एंड्स पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होंगी और जिस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है वहाँ प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगी। मतलब इस BC स्पैन पे जो 3 प्लास्टिक हिंज फॉर्म होंगी वो B, E और C पॉइंट पे होंगी। ठीक? और एट द टाइम ऑफ कोलैप्स जो रिजल्टेंट बेंडिंग डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का होगा। क्लियर? मैंने जो 4 स्टेप्स में आप बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं रिजल्टेंट बेंडिंग डायग्राम उसको यहाँ बना दिया। ठीक? और यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गई। क्लियर? मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि कंसीडर द कोलैप्स कंडीशन ऑफ स्पैन BC। क्लियर? अब 5th स्टेप में हम कोलैप्स लोड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे बनेगी उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बेंडिंग की वैल्यू है वो कितनी है, वो WAB/L होगी। ठीक? तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो हेडिंग डालते हैं स्पैन BC। ठीक है? इस स्पैन BC के लिए जो ये वैल्यू है वो कितनी है, WAB/L, और यहाँ पे लोड कितना है 2W। ठीक है? तो मैंने इसको 2WC बोल दिया, 3 × 2/5 WAB/L। क्लियर? और ये वैल्यू 90, ये 90 है, ये 90 मतलब ये भी 90, ये वैल्यू भी 90 ही होगी। ठीक है? मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 90 + 90। क्लियर? तो WC इज इक्वल टू होगा 180 × 5/12 विच इज इक्वल टू 75 किलो न्यूटन। क्लियर? मतलब BC पोर्शन अगर कोलैप्स करेगा तो उस टाइम पे जो कोलैप्स लोड की वैल्यू होगी वो 75 किलो न्यूटन होगी। क्लियर? अब अगर मैं इस पूरे स्पैन की बात करूं, मतलब पूरे बीम की बात करें, पूरे कंटिन्यूस बीम की बात करें, तो पूरे कंटिन्यूस बीम पे जो कोलैप्स लोड की वैल्यू होगी वो आप कंसीडर करोगे इन दोनों में मिनिमम, मतलब 75। समझ में आया? मतलब 75 इज द कोलैप्स लोड फॉर दिस स्ट्रक्चर। क्लियर? अब मुझे ये पता चल गया कि 75 किलो न्यूटन लोड पे ये स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा क्योंकि BC पोर्शन फेल हो जाएगा। क्लियर? अब जब स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा ये पूरा बीम, तो उस टाइम पे जो बेंडिंग डायग्राम होगा वो क्या होगा उसकी बात और करते हैं। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो BC पोर्शन फेल हो रहा है उस टाइम पे 3 प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो रही हैं, और वो जो 3 प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई उन पे जो मोमेंट की वैल्यू होगी MP वो 90 होगा, क्योंकि इस स्पैन के लिए जो MP की वैल्यू है वो 90 है। मतलब जो बेंडिंग डायग्राम बनेगा फाइनल उसमें ये वाला पोर्शन का बेंडिंग डायग्राम तो सेम होगा, वो मैंने बना दिया। क्लियर? अब 90 के करस्पॉन्डिंग जो बेंडिंग डायग्राम मिला, मतलब MP के करस्पॉन्डिंग जो बेंडिंग डायग्राम मिला BC पोर्शन के लिए, वो तो आप डायरेक्टली यूज़ कर लोगे, लेकिन एट दैट टाइम जो AB पोर्शन है उसके लिए बेंडिंग की वैल्यू कैसे निकालें? तो देखिए 75 का अगर मैं लोड यहाँ पे लगा दूँ तो फिर उसके लिए हम बेंडिंग की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक? स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से हम एंड पे जो मोमेंट्स होंगे वो कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? और जब एंड पे मोमेंट कैलकुलेट करोगे आप तो जो इस पॉइंट पे A पॉइंट पे जो बेंडिंग की वैल्यू आएगी वो आएगी 81 किलो न्यूटन मीटर। ठीक? और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो WAB/L, तो आप 75 के करस्पॉन्डिंग जब WAB/L की वैल्यू मतलब 75 × 6 × 4/10 जब करोगे तो ये वैल्यू भी 180 आ जाएगी।
ठीक, आप चाहें तो करके देख लीजिए। तो क्या आएगा 75 × 6 × 4/10। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 24 और ये हो गया 7.5, मतलब 180 किलोन्यूटन। तो ये जो टोटल वैल्यू होगी ये 180 किलोन्यूटन आ जाएगी। क्लियर, मतलब जो रिजल्टेंट बेंडिंग डायग्राम होगा इस 75 किलोन्यूटन लोड के करस्पॉन्डिंग वो कुछ इस तरह का होगा। क्लियर, लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि कोलैप्स बेंडिंग डायग्राम करस्पॉन्डिंग टू द कोलैप्स लोड WC = 75 किलोन्यूटन। क्लियर, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या, देखो यहाँ पे तो ये 90 है और ये 81, मतलब ये वैल्यू 90 से ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो देखिए आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे जो MP की वैल्यू है वो 90 है, तो 90 से ज़्यादा कैसे हो जाएगा, और अगर 90 से ज़्यादा हो गया किसी पॉइंट पे बेंडिंग की वैल्यू, मतलब वो यील्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब किसी पॉइंट पे बेंडिंग की वैल्यू MP से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना कि इस पोर्शन के लिए MP की जो वैल्यू है वो 120 है, पहली चीज़। दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मोमेंट के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पे भी मोमेंट की वैल्यू कुछ इंक्रीज होगी। ठीक, ये तो मैंने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से निकाला, और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से तो हम इलास्टिक एनालिसिस करते हैं तब बेंडिंग की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू होगी जब मोमेंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर ये वैल्यू भी 81 से कुछ ज़्यादा होगी, तो फिर यहाँ पे भी जो वैल्यू होगी वो 90 से कुछ कम हो जाएगी। सीधी सी बात ये है कि ये जो बेंडिंग में डायग्राम है वो रिजल्टेंट बेंडिंग डायग्राम है और सही रिजल्टेंट बेंडिंग डायग्राम है। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग की वैल्यू MP से ज़्यादा नहीं है, मतलब कहीं पर भी यील्ड कंडीशन का वायलेशन नहीं हो रहा है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको इस बीम का एनालिसिस करके बताया, और मुझे पता है कि प्लास्टिक एनालिसिस में किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने का मतलब कोलैप्स लोड की वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, और वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि किसी भी स्ट्रक्चर के लिए कोलैप्स लोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर का आप कंप्लीट एनालिसिस करना चाहते हैं, कंप्लीट एनालिसिस करना चाहते हैं मतलब फुल रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं, कंप्लीट रिस्पॉन्स अगर देखना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए मैंने एक अलग मेथड भी बताया था आपको। ठीक, वो बड़ा लेंदी मेथड होता है, उसमें कई सारे स्टेप्स में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम ये बता पाते हैं कि जब स्ट्रक्चर पे फर्स्ट प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग लोड की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग लोड की वैल्यू क्या होगी, और जब थर्ड प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग लोड की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे तो आपने क्या किया, दो अलग अलग पोर्शंस देखे, और जो पोर्शन पे कोलैप्स लोड की वैल्यू कम हुई और आपने बोल दिया कि वही ट्रू या एक्चुअल कोलैप्स लोड है इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, मतलब इस पोर्शन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहाँ पे जो BC पोर्शन है वो पहले फेल हुआ, मतलब BC पोर्शन के लिए कोलैप्स लोड 75 आया था और वही आपने पूरे स्ट्रक्चर के लिए एज्यूम कर लिया। ठीक, लेकिन BC पोर्शन में किस पॉइंट पे पहली प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई ये नहीं पता चला, और सेकेंड प्लास्टिक हिंज किस पॉइंट पे फॉर्म होगी, थर्ड प्लास्टिक हिंज किस पॉइंट पे फॉर्म होगी, ये हम नहीं बता सकते जो अभी एनालिसिस किया उसके बेसिस पे। तो फिर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का कंप्लीट रिस्पॉन्स अगर हम देखना चाहते हैं तो किस तरह से देखते हैं हम उसकी बात और करते हैं। स्टैटिक मेथड के 6 स्टेप को फॉलो करके कोलैप्स लोड की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है उसको अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर का, इस कंटिन्यूस बीम का अगर आप कंप्लीट एनालिसिस करना चाहते हैं, कंप्लीट एनालिसिस करना चाहते हैं मतलब हम अगर इस पूरे स्ट्रक्चर का कंप्लीट रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं तो फिर किन स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए हम उसकी बात करते हैं। हालांकि मैंने आपको जो प्लास्टिक एनालिसिस का 12th पार्ट था उसके अंदर जब स्टैटिक मेथड को समझाया था तब एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको कुछ स्टेप्स बताए थे और उसके थ्रू हमने एक फिक्स्ड बीम का कंप्लीट एनालिसिस करके देखा था। अब कंप्लीट एनालिसिस का मतलब होता है कि जब स्ट्रक्चर के ऊपर फर्स्ट प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग लोड की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करना। जब स्ट्रक्चर पे सेकंड प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो उसके करस्पॉन्डिंग लोड की वैल्यू क्या हो वो कैलकुलेट करना। मतलब जब तक के प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती जाती हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हम अगर लोड कैलकुलेट करें इसे कंप्लीट एनालिसिस बोला जाता है। ठीक, अब इस
फिक्स्ड इस कंटिन्यूस बीम में प्लास्टिक एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस कंटिन्यूस बीम के ऊपर यूनिट लोड अप्लाई करते हैं। ठीक, मतलब W की वैल्यू को मैं 1 एज्यूम कर लेता हूँ और उसके करस्पॉन्डिंग जो बेंडिंग डायग्राम बनेगा उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के थ्रू जानते हैं कि हम किसी भी कंटिन्यूस बीम में अगर स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अप्लाई करें तो हम उसके करस्पॉन्डिंग जो एंड्स पे मोमेंट होते हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, अब वो कैसे करते हैं वो आप स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में समझ सकते हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के थ्रू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके मैं कुछ स्टेप्स आपको बता देता हूँ। देखिए, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में सबसे पहले तो हम फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, मतलब ये जो एंड्स हैं इन एंड्स पे फिक्सिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस लिखते हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में हम जानते हैं कि ये दोनों एंड फिक्स्ड हैं, तो थीटा ए इज इक्वल टू थीटा सी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये दोनों एंड फिक्स हैं इस कारण से, मतलब सिर्फ थीटा बी होगा उन स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस के अंदर, जो आपको 4 इक्वेशंस मिलेंगे इन 2 स्पैन के लिए। ठीक, अब थर्ड स्टेप में हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करते हैं और इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अप्लाई करने के बाद हम थीटा बी जो कि एक अननोन क्वांटिटी है इस कंटिन्यूस बीम के अंदर, वो थीटा बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई आई थीटा बी जब आपको मिल जाता है तो उसकी वैल्यू को हम वापस से स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के अंदर रख देते हैं, तो आपको एंड मोमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, और वो एंड मोमेंट्स को जब हम प्लॉट करते हैं तो कुछ बेंडिंग डायग्राम इस तरह का मिलेगा। क्लियर, और इस डायग्राम को मैंने बोला M1 डायग्राम। M1 डायग्राम का मतलब है कि अगर इस W की जगह मैं यूनिट लोड अप्लाई कर दूं तो फिर उस यूनिट लोड के करस्पॉन्डिंग जो बेंडिंग डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं और किन स्टेप्स में हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं इस कंटिन्यूस बीम का उसकी बात करते हैं। तो उसको मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में शो करता हूं और उस टेबल के थ्रू हम सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाई और इस टेबल में हमने 6 क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क किया। ठीक, 6 क्रिटिकल पॉइंट्स को शो किया। वो क्रिटिकल पॉइंट्स हम कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, जो एंड्स होंगे उस पे बेंडिंग की वैल्यू ज़्यादा होती है, नेगेटिव मोमेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो वो मैंने क्रिटिकल पॉइंट एज्यूम कर लिए, क्रिटिकल सेक्शंस एज्यूम कर लिए, और जिन पॉइंट्स पे पॉइंट लोड एक्ट करता है वो भी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 6 क्रिटिकल पॉइंट एज्यूम कर लिए। कौन कौन से? A, D, E, C और B पॉइंट। लेकिन B पे क्या है कि AB जो पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है और उसकी MP की वैल्यू भी अलग है, और इसी तरह से BC जो पोर्शन है इसकी MP की वैल्यू अलग है और इसके लिए I की वैल्यू भी अलग है। तो इसीलिए मैंने B के जस्ट लेफ्ट और B के जस्ट राइट 2 अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर किए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 6 क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर किए और यहाँ पे ये जो क्रिटिकल सेक्शन है उन पे किन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है उनकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने MP की वैल्यू लिख दी कि हर पॉइंट पे, हर क्रिटिकल पॉइंट पे MP की वैल्यू कितनी है। तो देखिए, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनके लिए 120 है। ठीक, और B के जस्ट राइट्स पे, E पे और C पे जो वैल्यू है वो 90 है, वो गिवन है। तो इनको लिख दिया मैंने, किलोमीटर मीटर में वैल्यूज़ हैं तो ये किलोमीटर मीटर में लिखा है। तो फर्स्ट लाइन के अंदर, फर्स्ट रो के अंदर हमने MP की वैल्यूज़ लिख दी। क्लियर। अब हम M1 की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि M1 डायग्राम जो है वो यूनिट लोड के करस्पॉन्डिंग जो बेंडिंग की वैल्यूज़ हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि M1 जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? वैल्यूज़ ऑफ बेंडिंग मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू यूनिट लोड। M1 बोले, M2 बोले या M3 बोले, वो मैंने ये जो तीनों डायग्राम बनाए हैं वो यूनिट लोड के करस्पॉन्डिंग बेंडिंग डायग्राम है। ठीक, अब ये M1 की जो वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट की हैं, ठीक है, M1 डायग्राम के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं उनको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक, देखिए, जैसे A पे जो वैल्यू है वो -1.08 है, उसी तरह से A पे जो D पॉइंट पे जो वैल्यू है वो +1.25 है, B पे जो वैल्यू है वो -1.20 है, जस्ट लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। उसी तरह से E पॉइंट पे जो वैल्यू है वो है +1.13 और
जो सी पॉइंट पे वैल्यू है वो है -1.32, तो वो वैल्यूज़ को मैंने वहाँ पे प्लेस कर दिया सेकेंड रो के अंदर। अब थर्ड स्टेप में हम MP/M1 के रेशो की बात करते हैं। बस ये ध्यान रखना कि जो M1 है वो एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करिएगा, ठीक है। तो देखिए थर्ड स्टेप में मैंने लिखा MP/M1, एब्सोल्यूट M1 की वैल्यू, ठीक। और जब इसको आपने कैलकुलेट किया तो फिर जो वैल्यूज़ आई उसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब ये MP/ जो M1 का रेशो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे मुझे ये पता चलता है कि अगर ये वैल्यू इतने लोड को अगर मैं अप्लाई करूं, W की वैल्यू अगर ये हो तो फिर A पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगी, ठीक। उसी तरह से अगर W की वैल्यू 96 हो तो D पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगी, ठीक। तो देखिए इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, C पे जो आई, और मिनिमम वैल्यू जो है वो है 68.18। इसका मतलब ये हुआ कि अगर W की वैल्यू 68.18 होगी तो C पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगी। क्लियर, मतलब फर्स्ट प्लास्टिक हिंज के करस्पॉन्डिंग जो लोड की वैल्यू है जिसे आप W1 बोलते हैं, तो W1 की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हो जाएगी 68.18। क्लियर, मतलब 68.18 किलोन्यूटन पे इस स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगी। क्लियर, अब आगे चलते हैं और रिजर्व स्ट्रेंथ की बात और करते हैं कि अब हर पॉइंट पे कितनी रिजर्व स्ट्रेंथ बाकी है, ठीक। देखिए जब 68.18 का आपने लोड लगा दिया, मतलब W की वैल्यू जब 68.18 हो गई तो फिर C पॉइंट पे फर्स्ट प्लास्टिक हिंज मिल जाएगी, लेकिन बाकी पॉइंट्स पे जो रिजर्व स्ट्रेंथ बचेगी वो कितनी बचेगी, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पे अगर मैं E की बात करूँ तो E पे MP की वैल्यू तो 90 है, ठीक है। 90 में से किस चीज़ को माइनस करूँ, देखिए मैं रिजर्व स्ट्रेंथ अगर मुझे कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो रिजर्व स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा इसको मैंने MP1 बोल दिया। अब इसमें को कैलकुलेट करने के लिए हम MP जो उस पॉइंट की प्लास्टिक मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी है उसमें से किसको माइनस करूँ, M1 इंटू W1, ठीक है, इसको माइनस कर लीजिए तो आपको उस पॉइंट पे जो रिजर्व स्ट्रेंथ बाकी होगी वो मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये वैल्यू कितनी थी 90, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये E पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अलग से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ कि अगर E पॉइंट के लिए MP की वैल्यू 90 है, ठीक है। M1 इस पॉइंट पे कितना है 1.13 है, और अगर मैं 68.18 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13.09। क्लियर, अब इसी तरह से हम ये जितने पॉइंट्स हैं सबके लिए वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूले से हम हर पॉइंट पे जो रिजर्व स्ट्रेंथ बाकी होगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, अब आगे चलते हैं और M2 की वैल्यू की बात करते हैं कि M2 क्या होगा। मैंने आपसे कहा कि जिस तरह से M1 डायग्राम होता है उसी तरह से M2 डायग्राम भी होता है। मतलब अगर इस C पॉइंट पे तो प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गई, मतलब अगर C पॉइंट पे फिक्स सपोर्ट को हटा के मैं हिंज बना दूं या एक रोलर बना दूं तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो बने डायग्राम बनेगा वो जो बनेगा उसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक। ये भी बिल्कुल उसी तरह से बनेगा जिस तरह से मैंने इसको बताया था। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के थ्रू फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस लिखेंगे। अब यहाँ पे थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगी बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और फिर ई आई थीटा बी और ई आई थीटा सी की वैल्यू को जब हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस में रखेंगे तो आपको एंड मोमेंट्स मिल जाएंगे, और वो जो एंड मोमेंट्स मिलेंगे उसके करस्पॉन्डिंग डायग्राम जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक। मतलब सीधी सी बात ये है कि W की वैल्यू जब 1 आप प्लेस करोगे तो उसके लिए जो बने डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। क्लियर, और अगर मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पे अरेंज कर दूँ 5th रो के अंदर तो फिर जो वैल्यूज़ होंगी वो कुछ इस तरह से दिखने लगेंगी, ठीक।
ठीक है, मतलब फिफ्थ रो में देखिए आप यहाँ पे कि ए पॉइंट पे वैल्यू कितनी है -0.89, वो लिख दिया मैंने। इसी तरह से जो डी पॉइंट है इस पे वैल्यू जो है वो है +1.10, बी पे -1.58 है तो -1.58 लिख दिया। इसी तरह से जो भी वैल्यूज हैं उन सबको मैंने वहाँ पे प्लेस कर दिया। क्लियर। अब सिक्स्थ स्टेप में हम MP1 अपॉन M2 के रेशो की बात करते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे M2 की वैल्यू जो होगी वो एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करिएगा, ठीक। मतलब जो रिजर्व स्ट्रेंथ बची थी डिफरेंट पॉइंट्स पे वो और M2 का जो रेशो है उसको आपने इस सिक्स्थ रो में अरेंज कर दिया, ठीक। अब इस सिक्स्थ रो को देख के मुझे ये पता चला कि मैं कितना एडिशन लोड अप्लाई करूं इस 68.18 के बाद कि उस पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाए, ठीक। मतलब ये हुआ कि बी के जस्ट राइट पे हिंज प्लास्टिक हिंज तब फॉर्म होगी जब लोड की वैल्यू 5.18 से इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। मतलब 68.18 के बियॉन्ड हम कितना एडिशनल लोड अप्लाई करें कि उस पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो ये लोड रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। अब मुझे यहाँ से सिक्स्थ रो से मुझे ये पता चल गया कि एडिशनल लोड कितना होगा। मतलब डेल्टा W1 इज इक्वल टू हो गया 5.18। यहाँ तक क्लियर। मतलब W2 की वैल्यू W2 इज इक्वल टू होगा W1 प्लस डेल्टा W1। मतलब 68.18 प्लस 5.18 विच इज इक्वल टू 73.36 किलो न्यूटन। यहाँ तक क्लियर। मतलब सेकेंड प्लास्टिक हिंज जब फॉर्म होगी इस स्ट्रक्चर के अंदर, कहाँ फॉर्म होगी वो बी के जस्ट राइट पे, तब जो लोड की वैल्यू होगी स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब W की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। क्लियर। अब आगे चलते हैं और MP2 की को कैलकुलेट और करते हैं। ये MP2 हमें ये बताता है कि अब इस लोड के बाद, मतलब 73.136 लोड को अप्लाई करने के बाद उन पॉइंट्स पे कितनी रिजर्व स्ट्रेंथ बची है, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट की, यहाँ पे तो सी पे तो ऑलरेडी हिंज बन गई तो वो तो मैंने डैश लिख से शो कर दिया। यहाँ पे जब आपने 5.18 के लोड को अप्लाई कर दिया तो फिर मतलब 1.58 के लोड को एडिशनल लोड को अप्लाई कर दिया तो फिर इस बी के जस्ट राइट पे भी प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गई। और यहाँ पे ई पॉइंट पे जो रिजर्व स्ट्रेंथ बची वो 3.92 आया। अब वो कैसे आया उस फॉर्मूले की बात और करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, MP2 इज इक्वल टू MP1 माइनस एब्सोल्यूट M2 की वैल्यू और डेल्टा W1। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पे डेल्टा W1 आएगा। क्लियर। अब किसी भी पॉइंट पे आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, रिजर्व स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है आफ्टर अप्लाइंग दिस लोड, तो फिर इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। क्लियर। अब जब मुझे ये पता चल गया कि सेकेंड प्लास्टिक हिंज के करस्पॉन्डिंग लोड की वैल्यू ये है, तो फिर अब थर्ड प्लास्टिक हिंज कहाँ फॉर्म होगी हम उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो दो प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई उसको अप्लाई करते हैं और उसके बाद स्ट्रक्चर के ऊपर फिर से W की वैल्यू 1 अप्लाई करके बेंड एंड का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिसे आप M3 डायग्राम बोलेंगे, ठीक। मतलब ये हुआ कि इस B पॉइंट के जस्ट राइट पे अगर हिंज बना दूं, ठीक है, ये C पॉइंट है, इस C पॉइंट पे हिंज बना दीजिए या रोलर लगा दीजिए और फिर W की वैल्यू 1 प्लेस करिए। तो फिर जो बेंड डायग्राम ड्रॉ होगा बाय यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, जिसे आप बोलोगे M3 डायग्राम। क्लियर। मतलब यूनिट लोड अप्लाई करने के कारण W की वैल्यू यूनिट
एज्यूम करने के बाद जो आपको बेंडिंग डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिल जाएगा। क्लियर? इसे मैंने बोला M3 डायग्राम। ठीक, अब इस 8th रो के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। कैसे? जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे वैल्यू कितनी है? -1.68, वो पुट कर दीजिए। उसी तरह से ये जो डी पॉइंट है उस पर वैल्यू कितनी है? +1.73, तो वो पुट कर दीजिए। और बाकी इस पॉइंट ई पे जो वैल्यू है वो 2.40 है। बी के जस्ट लेफ्ट, बी के जस्ट राइट पे वैल्यू 0, क्योंकि बी पे हिंज बन गई। ठीक है, बी के जस्ट राइट पे हिंज फॉर्म हो गई, मतलब बी पॉइंट पे जो पेंडेंट की वैल्यूज होंगी वो 0 हो जाएंगी। ठीक, और सी पे तो ऑलरेडी हिंज बनी चुकी थी, वो तो फर्स्ट स्टेप में ही बन गई थी, तो M3 की जो वैल्यूज आई वो ये आ गई। क्लियर? अब आगे चलते हैं और MP2/M3 के रेशो की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो M3 है उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करिएगा। ठीक, अब जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये जो क्वांटिटी है ये हमें ये बताती है कि हम कितना लोड एडिशनल प्लेस करें W की जगह कि उस पॉइंट पे हिंज फॉर्म हो जाए। ठीक, मतलब ये हुआ कि ई पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज तब फॉर्म होगी जब 1.63 का एडिशनल लोड अप्लाई करोगे आप। मतलब W की जो वैल्यू होगी वो 73.36 प्लस 1.63, इसको ऐड कर लीजिए। जब इतना लोड इस पे स्ट्रक्चर के ऊपर आप लगाओगे W की जगह, तो फिर इस ई पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? और उसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट डी पे अभी कितना लोड लगाना पड़ेगा एडिशनल, जिसके कारण इस डी पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो, वो है ये वैल्यू। ठीक, मतलब सीधी सी बात ये है कि इसमें सबसे कम जो वैल्यू है, लीस्ट जो वैल्यू है, वो है ई पॉइंट पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर W की वैल्यू को हम इतना इंक्रीज और कर दें तो फिर ई पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? मतलब जो W3 की जो वैल्यू होगी, तो W3 इज इक्वल टू होगा, वो होगा W2 प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा W2। क्लियर? अब ये डेल्टा W2 हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि डेल्टा W2 जो है वो ये वैल्यू है 1.63, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो W3 इक्वल टू जो आया वो आया 73.36 प्लस 1.63 मीन्स 75 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर लोड आ गया ये W3। समझ में आया? मतलब जब इस स्ट्रक्चर के ऊपर इतना लोड लग रहा होगा, 75 किलोमीटर का लोड लग रहा होगा, तो फिर थर्ड प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगी और वो फॉर्म होगी ई पॉइंट पे। क्लियर? अब जैसे ये थर्ड प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगी तो ये जो पोर्शन है BEC ये अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल हो जाएगा मतलब कोलैप्स कर जाएगा। क्लियर? तो देखिए, भले ही अभी इस पॉइंट D और A पॉइंट पे अभी रिजर्व स्ट्रेंथ बाकी है, और अभी इस स्ट्रक्चर के ऊपर 4 प्लास्टिक हिंज फॉर्म नहीं हुई, उसके बाद भी ये जो BC पोर्शन है ये कोलैप्स कर जाएगा। BC पोर्शन का कोलैप्स होने का मतलब है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम कोलैप्स मान लेंगे। क्लियर? क्योंकि ये कंटिन्यूस बीम। समझ में आया? मतलब अगर किसी स्ट्रक्चर का मुझे कंप्लीट रिस्पांस देखना है तो फिर किस तरह से देखा जाता है, मैंने आज उसकी बात और की आपसे। क्लियर? अब अभी तक हमने जो कुछ डिस्कस किया उसको कंक्लूड और करते हैं। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि स्टैटिक मेथड में हम वो जो 6 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, उन 6 स्टेप को फॉलो करते हुए आप डायरेक्टली कोलैप्स लोड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, बट इफ़ यू वांट टू एनालाइज एनी स्ट्रक्चर कंप्लीटली, मतलब हम अगर किसी स्ट्रक्चर का कंप्लीट रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं तो फिर जो मैंने आपको मेथड बताया, यही मेथड के थ्रू हम कंप्लीट रिस्पॉन्स देख सकते हैं। ठीक, ये बात बिल्कुल सही है कि ये बहुत लेंदी मेथड है। ठीक, लेंदी क्यों है? क्योंकि
इन 3 बेंडिंग डायग्राम को ड्रॉ अगर आप करोगे तो आपको 3 बार स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार यूनिट लोड लगा के और इस स्ट्रक्चर के लिए बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ होगा ये वाला, फिर यहाँ पे हिंज लगाओगे और उसके बाद फिर यूनिट लोड लगा के W की जगह 1 रख के फिर आप बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करोगे तो फिर ये डायग्राम मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद B के जस्ट राइट पे एक हिंज बनाएंगे, C पॉइंट पे हिंज होगी और उसके बाद यूनिट लोड प्लेस करके W की जगह और फिर जब आप बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये डायग्राम मिलेगा। सीधी सी बात ये है कि ये बहुत लेंथी मेथड है, लेकिन इस मेथड के थ्रू हमें स्ट्रक्चर का कंप्लीट रिस्पांस पता चलता है, ठीक है। अब काइनेमेटिक मेथड जो होता है उसके थ्रू हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं उनका एनालिसिस करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका अपना एक ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है कि काइनेमेटिक मेथड में हम लोड को कम करते हुए आते हैं, मतलब डिफरेंट मैकेनिज्म बनाते हैं और उन डिफरेंट मैकेनिज्म में से जो मैकेनिज्म सबसे कम लोड देता है हम उसको कोलैप्स लोड बोल देते हैं। मतलब उस मेथड में, काइनेमेटिक मेथड में हमें स्ट्रक्चर का कंप्लीट रिस्पांस पता नहीं चलता, ठीक है। ये उसका एक ड्रॉबैक है। लेकिन स्टैटिक मेथड में हम अगर इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो स्ट्रक्चर का कंप्लीट रिस्पांस हमें पता चल जाता है, क्लियर। और अगर डायरेक्टली कोलैप्स लोड कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको जो 6 स्टेप बताएं उसके थ्रू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। अब प्लास्टिक एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में, मतलब 15वें पार्ट में, हम काइनेमेटिक मेथड को यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।